आज की कहानी है दोस्तों, बिना दहेज वाली बहू। दीक्षा ने सौरभ के लिए चाय लाकर मेज पर रख दी और चुपचाप मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ केतली से प्याले में चाय डालने लगी। सौरभ ने दीक्षा के झुके हुए मुख पर दृष्टि डाली। लगता था वो अभी अभी रोकर उठी है। सौरभ रोजाना ही दीक्षा को उदास देखता है। वैसे दीक्षा रोती बहुत कम है। वो समझता है कि दीक्षा के रोने का कारण क्या हो सकता है, इसीलिए उसने पूछकर दीक्षा को दोबारा रुलाना ठीक नहीं समझा। उसने कोमल स्वर में पूछा, माँ और पिताजी ने चाय पी ली? नहीं, दीक्षा ने स्वर में हल्का सा कंपन था। क्यों? माँ जी कहती हैं उन्हें हर इस कदर थकावट महसूस हो रही है कि चाय पीने के लिए बैठ नहीं सकती, और पिताजी को चाय नुकसान करती है तो पिताजी को दूध दे देती। ले गई थी, किंतु उन्होंने कहा कि दूध उन्हें हजम नहीं होता। सौरभ चाय का प्याला हाथ में लेकर माता पिता के कमरे की ओर जाने लगा तो दीक्षा धीरे से बोली, पहले आप चाय पी लेते, तब तक उनकी थकान भी कुछ कम हो जाती। तुम पियो, मेरे इंतजार में मत बैठी रहना, माँ को चाय पिलाकर अभी आता हूँ। दीक्षा ने चाय नहीं पी, गोद में हाथ रखे खिड़की से बाहर देखती रही। काश वो भी हवा में उड़ते बादलों की तरह स्वतंत्र और चिंता रहित होती। दीक्षा के पिता एक सफल डॉक्टर थे, पर उनकी सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि वे किसी को कष्ट में नहीं देख सकते थे। जब भी कोई निर्धन बीमार उनके पास आता तो वह उससे फीस का जिक्र तक नहीं करते, बल्कि उल्टे उसे फल व दवाइयों के लिए कुछ पैसे देते, अपने पास दे देते। परिणाम ये हुआ कि वह जितना काम व मेहनत करते थे उतना धन संचित नहीं कर पाए। फिर उनकी लंबी बीमारी चली, जो थोड़ा बहुत धन था वो खत्म हो गया। उनकी मृत्यु के बाद सिर्फ एक मकान के अलावा कोई संपत्ति नहीं बची। सबसे बड़ी बहन होने के नाते दीक्षा ने घर का भार संभाला, अपना कर्तव्य समझा। उसने एक स्कूल में अध्यापिका की नौकरी कर ली। छोटी बहन प्रिया मेडिकल कॉलेज में चौथे क्लास में थी और भाई रजत बीए द्वितीय वर्ष में। सौरभ ने जब दीक्षा के सामने विवाह का प्रस्ताव रखा तो उसने साफ इनकार कर दिया था। उसका कहना था कि जब तक प्रिया की पढ़ाई पूरी कर वो कमाने के लायक नहीं हो जाती, तब तक वो विवाह की बात सोच भी नहीं सकती। इस पर सौरभ ने आश्वासन दिया कि विवाह में वो कुछ ना खर्च होने देगा और विवाह के पश्चात भी दीक्षा अपना वेतन घर में देने के लिए स्वतंत्र रहेगी। सौरभ का ये तर्क था कि वो एक मित्र के नाते उसके परिवार के प्रति सब कुछ नहीं कर सकता जो परिवार का सदस्य बन जाने के पश्चात कर सकेगा। यह तर्क दीक्षा को भी ठीक लगा। कभी कभी अपनी चिंताओं के बीच वो खुद को बहुत ही अकेला व असहाय सा पाती थी। उसने सोचा, यदि उसे सौरभ जैसा साथी जो उसे उसकी भावनाओं को अच्छी तरह समझता है मिल गया तो उसकी चिंताएं कम हो जाएंगी। फिर भी दीक्षा की आकांक्षा थी कि अकेली संतान होने के कारण सौरभ से उसके माता पिता को बहुत सी आशाएं होंगी और इसीलिए शायद उन्हें दहेज रहित लड़की को अपनी बहू बनाने में आपत्ति हो सकती है। पर सौरभ ने इस बात को भी टाल दिया था। उसका कहना था उसके माता पिता उसे इतना अधिक प्यार करते हैं, उसकी इच्छा के सामने वह दहेज जैसी बात पर सोचेंगे भी नहीं। सौरभ के पिता सुदेश एक साधारण ऑफिस असिस्टेंट की हैसियत से ऊपर न उठ सके। सौरभ उनकी आशाओं को बहुत अधिक उन्नति कर गया था। घर के रहन सहन का स्तर भी ऊंचा उठ गया था। सौरभ सोचता था कि उसके माता पिता उसकी अर्जित आय से ही इतने संतुष्ट हैं कि दीक्षा के वेतन की आवश्यकता अनुभव नहीं करेंगे। यही उसकी भूल थी जिसे वो अब समझ पाया था। उसके माता पिता ने पुत्र का विवाह बिना दहेज के केवल इसीलिए किया था कि बहू अपने वेतन से वो कमी पूरी कर देगी। जब उनकी वो आशाएं पूरी नहीं हुई तो क्षुब्ध हो उठे। उन्हें इस भावना ने जकड़ लिया कि उन्हें धोखा दिया गया है। सौरभ कमरे में पहुंचा तो उसकी माँ सुषमा अपने पलंग पर लेटी हुई थी। सुरेश पास ही कुर्सी पर बैठे समाचार पत्र देख रहे थे। सौरभ बोला, माँ, दीक्षा कह रही थी कि आप थकान महसूस कर रही हैं, चाय पी लीजिए, थकान कुछ कम हो जाएगी। रहने दे बेटा, चाय के लिए मेरी तनिक भी इच्छा नहीं है। तो बताइए फिर क्या लेंगी? दीक्षा पिताजी के लिए मौसमी का रस निकाल रही है, आपके लिए भी निकाल देगी। रहने दे, मैं रस नहीं पीऊंगी। मैं तेरी माँ हूँ, क्या मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपने खर्चे बढ़ा बढ़ा कर तेरे ऊपर बोझ बन जाऊँ? क्या करूँ, उम्र से मजबूर हूँ, अब काम नहीं होता। तो फिर
क्यों नहीं दीक्षा को रोटी बनाने देती? वो तो कहती है कि सुबह आप दोनों के लिए पूरा भोजन बनाकर स्कूल जा सकती है। कैसी बातें कर रहा है सौरभ? 7 बजे का पका खाना 12 बजे तक बासी नहीं हो जाएगा? तूने कभी अपने पिताजी को ठंडा फुल्का खाते देखा है? फिर एक ठंडी सांस ले माँ बोली। माँ बाप पुत्र का विवाह कितने अरमानों से करते हैं। घर में बहू आएगी, रौनक होगी, शरीर को आराम मिलेगा। फिर एक और लंबी सांस छोड़कर बोली, खैर इसमें किसी का क्या दोष, अपना अपना समय है। मोहनलाल 25 लाख रुपए नगद और एक कार देने का वादा कर रहे थे। कैसी बातें करती हो माँ? जो लड़की इतनी रकम लेकर आती वो क्या आपको रस निकाल कर देती? कार में उसे फिल्में दिखाने और शॉपिंग कराने में ही मेरा आधे से ज़्यादा वेतन स्वाहा हो जाता। ऊपर से उसके उलाहने सुनने को मिलते कि उसके मायके में तो इतने नौकर चाकर काम करते थे। और माँ, यदि मेरा विवाह अभी हुआ ही ना होता तो क्या होता? यदि दीक्षा कुछ लाई नहीं तो वो अपने ऊपर खर्च भी तो नहीं कराती। तुमसे तो इतनी बार मैंने कहा है कि नौकर रख लो, पर तुम्हें तो नौकर के हाथ का खाना ही पसंद नहीं। अब तुम ही बताओ कि समस्या कैसे हल हो। सुषमा के पास जो समाधान था वो उसके बिना बताए भी सौरभ जानता था, सो वो चुप रही। सौरभ ही फिर बोला, थोड़े दिन और धीरज रखो रखो माँ। प्रिया ने आखिरी वर्ष की परीक्षा दे दी है, अब उसका खर्च भी समाप्त हो जाएगा। रजत भी 1-2 वर्ष में योग्य हो जाएगा और उसके साथ दीक्षा का उसका उत्तरदायित्व भी खत्म हो जाएगा। वो नौकरी छोड़ देगी। अरे एक बार नौकरी करके कौन छोड़ता है? फिर वो इसीलिए धन जमा करती रहेगी कि बहन का विवाह करना है। सौरभ हंसकर बोला, इतने दूर की चिंता क्यों करती हो माँ? प्रिया डॉक्टर बनकर स्वयं अपने विवाह के लिए बहुत धन जुटा लेगी। मुझे तो तेरी ही चिंता है। तेरे अकेले के ऊपर इतना बोझ है। मुझे तो छोड़ो, इन्हें तो फल इत्यादि मिलने ही चाहिए, नहीं तो शरीर कैसे चलेगा। तभी दीक्षा 2 गिलासों में मौसमी का जूस लेकर कमरे में आई। सौरभ हंसकर बोला, देखो माँ, तुम तो केवल पिताजी की आवश्यकता की बात कह रही थी। दीक्षा तो तुम्हारे लिए भी जूस ले आई है, अब पी लो। दीक्षा ने इतने स्नेह से निकाला है, नहीं पियोगी तो उसका दिल दुखेगा। इस प्रकार की घटनाएं अक्सर होती रहती। माँ का जितना असंतोष बढ़ता जाता, सौरभ का पत्नी के प्रति उतना ही मान और अनुराग। विवाह के पश्चात दीक्षा ने एक बार भी सुनाकर नहीं कहा कि सौरभ ने जो उसे आश्वासन दिए थे वे निराधार थे। उसने कभी ये नहीं कहा कि सौरभ के माता पिता की तरह उसके माता पिता ने भी उसे योग्य बनाने में उतना ही धन खर्च किया था। तब क्या उसका उनके प्रति इतना भी कर्तव्य नहीं है कि वो अपने भाई बहन को योग्य बनाने में सहायता करें? वो तो अपने सास ससुर को संतुष्ट करने में किसी प्रकार की कसर नहीं छोड़ती। स्कूल से आते ही घर गृहस्थी के कार्यों में उलझ जाती। कभी उसने पति से कोई स्त्री सुलभ मांग नहीं की। अपने मायके से जो साड़ियाँ लाई थी अब भी उन्हें ही पहनती। उसके माथे पर कोई सिकन तक न आती। दीक्षा ने सरलता से परिस्थितियों से समझौता कर लिया था। उसे देख सौरभ उससे काफ़ी प्रभावित था। यही बात वो अपने माता पिता को समझाने का प्रयत्न करता था, किंतु वे तो जैसे समझना ही नहीं चाहते थे। वह घर के खर्चों को लेकर घर में एक अशांत वातावरण बनाए रखते, केवल इसीलिए कि वह बहू को यह बतलाना चाहते थे कि वो अपने भाई बहन के ऊपर जो धन खर्च करती है वो उनके अधिकार का अपहरण है। दीक्षा स्कूल के लिए तैयार हो रही थी। उसे सास की पुकार सुनाई दी तो बाहर निकल आई। पड़ोस के 2 लड़कों ने उन्हें बताया कि सुरेश जी जब अपने नियम के अनुसार सुबह की सैर के बाद घर लौट रहे थे तब एक स्कूटर वाला उन्हें धक्का देकर भाग निकला और वह सड़क पर गिरे पड़े हैं। दीक्षा तुरंत घटना स्थल पर पहुंची। ससुर बेहोश पड़े थे। दीक्षा कुछ लोगों की मदद से उन्हें उठाकर घर लाई। उसने जल्दी से प्रिया को फ़ोन किया। प्रिया ने कहा कि वे चिंता ना करें, वो जल्द ही एम्बुलेंस लेकर आ रही है। दीक्षा ने छुट्टी के लिए स्कूल में फ़ोन कर दिया और घर आकर अस्पताल के लिए ज़रूरी सामान रखने लगी। तभी प्रिया आ गई। जितनी तत्कालीन चिकित्सा करना संभव था उसने की और उन्हें अस्पताल ले गई। प्रिया अपने स्वभाव व व्यवहार के कारण पूरे अस्पताल में सर्वप्रिय थी। यह जानकर कि उसका कोई निकट संबंधी अस्पताल में भर्ती होने आया है, उसके मित्रों और संबंधित डॉक्टरों ने सब प्रबंध कर दिए। घबराहट के कारण
सुषमा को लग रहा था कि वो सख्त रहित होती जा रही है। सारे अस्पताल में एक हलचल सी मची हुई थी। वो कभी सोच भी नहीं सकती थी कि उसके रिटायर्ड पति को इस प्रकार का विशेष इलाज उपलब्ध हो सकेगा। बीच बीच में दीक्षा आकर सास को धीरज बंधाने का प्रयत्न करती। सौरभ ऑफिस के कार्य से कहीं बाहर गया हुआ था। दीक्षा ने उसे भी इस घटना की सूचना दे दी। रजत समाचार पाते ही तुरंत आ गया था। दवाइयों के लिए भाग दौड़ वही कर रहा था। मदद के लिए उसके एक मित्र ने उसे अपनी कार दे दी थी। 5-6 घंटे बाद सुरेश जी कमरे में लाए गए। प्रिया ने बराबर दीक्षा की सास को तसल्ली दी कि सुरेश जी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। वातावरण में एक ठहराव सा आ गया था। सुषमा ने कमरे में चारों तरफ देखा। अस्पताल में इतना अच्छा कमरा तो काफ़ी महंगा पड़ेगा। जब उसने अपनी शंका व्यक्त की तब रजत बोला, माँ जी आप 2 बेटों की माँ हो, खर्च की चिंता क्यों करती हो? मेरे होते यदि आपको किसी प्रकार का कष्ट हो तो मैं बेटा होने का अधिकार कैसे पाऊंगा? दीक्षा हंसकर बोली, माँ जी आज इसने पिताजी को अपना रक्त दिया है ना, इसीलिए यह बड़बड़ कर आपका बेटा होने का दावा कर रहा है। यह सुन सुषमा की आंखें छलछला आई। वह सोच रही थी कि यदि दीक्षा ने बहन की पढ़ाई में सहायता न की होती तो क्या आज प्रिया डॉक्टर होती और क्या उसके पति को यह सुविधाएं मिल पाती? मोहनलाल का पुत्र क्या अपनी बहन को दहेज के बाद उसके ससुर को खून देने की बात सोचता? सुरेश जी जब घर आए तब तक सुषमा की मनोस्थिति बिल्कुल बदल चुकी थी और सारी कमजोरी भी गायब हो चुकी थी। रात को पति को जल्दी भोजन कराकर वह दीक्षा के लिए कार्डिगन बुन रही थी। तभी उन्हें रजत के आने की आवाज़ सुनाई दी। प्रसन्नता से उनका मुख उज्जवल हो उठा। रजत ने एक डब्बा लाकर उनके पैरों के पास रख दिया और पूछने पर बोला, माँ जी मैंने एक पार्ट टाइम जॉब कर लिया है, पहला वेतन मिला तो आपसे आशीर्वाद लेने चला आया। यह सुनकर सुषमा चकित रह गई। वह रुष्ट होकर बोली, क्या तेरा दिमाग खराब हुआ है? पढ़ना नहीं है जो पार्ट टाइम जॉब करेगा? पढ़ाई में इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता माँ। बेशक अब आवारागर्दी का समय नहीं मिलता। मैं तेरी बात नहीं मानूंगी जब तक तू नौकरी छोड़ने का वादा नहीं करेगा। मैं इस डिब्बे को हाथ भी नहीं लगाऊंगी। और माँ जी आप तो जीजा जी से भी ज़्यादा धमकियाँ दे रही हैं। चलिए मैंने आपकी बात मान ली, अब शीघ्र डब्बा खोलिए। रजत ने आतुरता से कहा। डब्बा खोला तो सुषमा स्तंभ रह गई और डबडबाई आंखों से बोली, पगले मैं बुढ़िया ये साड़ी पहनूंगी। अपनी जीजी को देता ना, पहले माँ फिर बहन। अच्छा माँ जी अब जल्दी से आशीर्वाद दे दो। और रजत ने सुषमा का हाथ अपने सिर पर रख लिया। सुषमा बिना हंसे रह ही नहीं सकी। तू तो बड़ा शातिर है, आशीर्वाद लेने के लिए भी रिश्वत देता है। तुम सब भाई बहन सदा प्रसन्न रहो और दूसरों को प्रसन्न रखो, मैं तो कामना करती हूँ।